नमस्कार मित्रों। यूएस इंडिया की टैरिफ डील को लेकर या ट्रंप साहब की डील को लेकर देश में दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। देश में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कमाल कर दिया है, मास्टर स्ट्रोक हो गया है और हम झुके नहीं हैं, न झुके हैं न झुकेंगे कभी। और कुछ ने कहा कि झुकाने वाला होना चाहिए, झुका भी सकते हैं, अमेरिका को झुका सकते हैं। फिर अमेरिका में जो वहां पर व्हाइट हाउस की मीडिया एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के लिए बहुत ही फायदेमंद डील हुई है और रूरल अमेरिका का बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो उसकी तारीफ के इतने गुण गा रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी तारीफ हमारी होनी चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। फिर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सवाल तो आप विदेश मंत्री जी से पूछिए। विदेश मंत्री जी कहते हैं कि कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए। ये तारीफ के बारे में भी ज्यादा सरकार को पता है कि नहीं पता, इतना बड़ा काम हो गया है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, थोड़ी फिनिश वाली भी हैं, थोड़ी बारीक भी हैं। तो जब ऐसा मसला हो तो फिर ऐसे बारीक बातों पर, फिनिश वाली बातों पे, कॉम्प्लिकेटेड बातों पे और खास तौर से रुपया वाली, और रुपया भी डॉलर वाला रुपया, उस पर बात करनी हो तो फिर जो हमारे विशेषज्ञ हैं आर्थिक मामलों के, दुनिया को समझने वाले, डॉलर को समझने वाले, इंडस्ट्री को समझने वाले नीरज वाजपेयी जी, उनको याद करना पड़ता है। तो आज के बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में हम बात करेंगे डील को लेकर। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हम तो डील से ही डरते हैं, बल्कि लगता है कई बार हमको कि डील कोनोटेशन में नेगेटिव है। कोई कहते हैं कि अरे आप डील कर रहे हैं क्या, लेकिन डील हो गई आप डीलर हैं आप डीलर हैं क्या। लेकिन ये डील थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ा सा बड़ा मसला है। तो हमने कहा कि आपको याद किया जाए, आप समझाएं हम आपको कि क्या बात है। पहले तो ये बताइए, ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है तो कहाँ वॉशिंगटन का मास्टर स्ट्रोक है कि दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक है, या जैसे कहा जाता है डील्स के बारे में, समझौते के बारे में, कि दोनों को ही दो दो कदम पीछे हटना पड़ता है। ये जो आखिरी में आपने बात कही है ये ज्यादा सही है। एक तो मास्टर स्ट्रोक की मुझे परिभाषा नहीं पता कि वो क्या होती है, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो खैर, वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स में ज्यादा चलता है जी। दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ा है। और अगर ट्रेड डील को आप ध्यान से देखें तो जब जिस दिन ये अनाउंस हुआ, अचानक से ट्रंप साहब ने अनाउंस किया, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिख दिया पूरी डील, और उसके बाद थोड़ी देर प्रधानमंत्री जी ने उसको एंडोर्स किया कि हाँ, एक डील हो गई है। उसके बाद अगला प्रश्न ये हुआ कि इस डील की डिटेल्स चाहिए हमें कि क्या क्या हुआ है। तो फिर कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, उसकी डिटेल्स भी आ गई। ये थर्ड स्टेप था कि डील्स की डिटेल्स आ गई। इसके बाद भी अभी हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट होती हुई जी तब समझ में आता है। मोटे तौर पे मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस डील में दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ा है। जैसे कृषि उत्पादों या डेयरी को लेकर के यूएस बहुत रिजिड था कि हमें डेयरी का एक्सेस चाहिए नहीं चाहिए, वो नहीं दिया गया है। और एग्री के जो मेन प्रोडक्ट हैं उनका एक्सेस नहीं दिया गया है। सेब और अखरोट और बादाम ये सब पहले से था, अब वो और एक्सेस मिल जाएगा, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा शायद। भारत को क्या मिला है कि भारत को जो बहुत एक आशंका के बादल छाए हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, उससे मुक्ति मिली है। 18% पे आपकी डील क्रैक हुई है और 25% जो रशिया वाला निकल गया था वो मुक्ति मिल गई है। तो मोटे तौर पे हम अगर इसको देखें तो भारत ने भी एक तरीके से डील क्रैक तो कर ली, जिसमें एग्री को बचा लिया इन्होंने, लेकिन रशियन ऑयल पे इनको ये प्रॉमिस देना पड़ा कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक भी बूंद भारत नहीं आने देंगे। इसी शर्त पे ये डील हुई है। ये बात है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि वो ट्रंप साहब का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, लेकिन भारत सरकार ने अब इस पर कोई खास बात नहीं की है, खुलासा नहीं किया। और फिर किसी ने कहा कि यार ये तो कंपनियों का मामला है, कंपनियां तेल खरीदती हैं। नहीं नहीं, देखिए इसमें थोड़ी चीज बारीकी समझिए। आप जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे, मैंने आप इस बातचीत से बहुत देर पहले मैं वो सुन रहा था। पीयूष गोयल जी को ग्रिल किया जा रहा था अर्नब गोस्वामी द्वारा, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो बार बार एमईए की तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई आप बताओ, वो एमईए जाने, मेरा तो काम ही नहीं है ये। अब ये पार्ट ऑफ डील है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता। तो अब ये एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आना चाहिए कि रशियन ऑयल जीरो हो जाएगा या नहीं होगा। हमको तो समझ में आ रहा है जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस डील में लिखा हुआ है, जो कॉन्टोर्स आए उसमें लिखा हुआ कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे और यूएस उसकी निगरानी करेगा।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जो तेल आता है किसी तरीके से उसकी वो निगरानी करेंगे, और उनके यहाँ उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में करीब 15-20 तरीके के नाम लिखे हैं कि कौन कौन उस निगरानी में शामिल है। अगर उनको लगेगा कि नहीं अभी भी तेल आ रहा है तो वो अगेन 25% इम्पोज कर सकते हैं। ये एक पार्ट है जिसमें मेरे ख्याल तो जो डील का पार्ट है उसमें तो लिखा हुआ है, अब सरकार इस पे और बता दे तो ज्यादा सही रहेगा। पेपर लिखा हुआ है ना, आप ये कह रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। अब पीयूष गोयल पता नहीं क्यों टाल रहे हैं, बार बार वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, एमईए से पूछिए। उनसे ये भी पूछा गया क्या इस वक्त भारत में तेल आ रहा है, बोले मुझे ये भी नहीं पता, ये सब एमईए बताएगा। मुझे समझ में नहीं आता एमईए का तेल इंपोर्ट से क्या लेना, तेल खरीदता है क्या? वही मतलब वो अजीब से टालने वाली बात क्या था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से, तो उनका नहीं डील के बारे में तो पीयूष गोयल जी बताएंगे। एग्जैक्टली ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सी जैसी स्थिति है। बहरहाल मैं मान के चलता हूं कि ये चूंकि लिखा हुआ है तो मैं मान के चल रहा हूं कि तेल हमने रशिया से लेना बंद किया है। ठीक है, तो एक पार्ट ये है डील का, और दूसरा पार्ट ये कि बाकी सारी चीजों में आपने 18% पे डील कर ली है और कृषि को आपने बचा लिया, जो पॉलिटिकली भी बहुत जरूरी था, अदरवाइज भी जरूरी था कि अगर आपकी डेयरी में और तमाम सोया मक्का इन सब में अगर आप फुल ऑन एक्सेस देते तो बहुत ज्यादा किसानों को दिक्कत हो सकती थी। फिर वो अलग अलग बातें कि उनका डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ खाने योग्य नहीं, ये सब उस पर नहीं जाते हैं। तो डील के दो हिस्से जो विजय जी हैं, उसमें एक हिस्सा जो पूरा है जिसमें आपने कृषि बचाते हुए डील कर लिया, दूसरा हिस्सा आपका है जहां पे आपने तेल को रशिया से बंद करेंगे। अब रशिया से तेल बंद करेंगे तो उसको दो हिस्सों में पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि इससे क्या होगा। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें वेनेजुएला पे पूरी एक्सेस मिल जाएगी और यूएस से मिलेगी। रशियन ऑयल हम नहीं लेंगे। बिजनेस सेंस ये कहता है कि रशियन ऑयल में अब बहुत ज्यादा डिस्काउंट बचा नहीं था, जिसके लिए हमने कोविड में शुरू किया बहुत सस्ता मिल रहा था, वो सस्ता अब है नहीं, उतनी डिस्काउंटिंग अब नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक एक देश के साथ संबंध के तौर पे आप ये कहेंगे कि नहीं हम बिल्कुल तेल आपसे नहीं लेंगे, वो एक पॉलिटिकल कनोटेशन उसके है। अब आपको एक्सेस वेनेजुएला ऑयल से मिल जाएगा तो वो आपको एक सिक्योरिटी भी हो जाएगी कि चलो अब वहां कोई सैंक्शन नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेनेजुएला में अक्सर सैंक्शन रहते थे, तो वहां से आपको एक्सेस मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी के हिसाब से आपको रशिया को ये बताना पड़ेगा कि हम आपसे ऑयल नहीं लेंगे इस डील के मुताबिक। अब रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये बाद में देखा जाएगा। तो एक पार्ट इसका ये है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए सरकार को। और इससे जो भारत की जो कंपनियां हैं, वेनेजुएला को आज अमेरिका बोल सकते हैं, वेनेजुएला के तेल को। यस वो अमेरिकन तेल ही बोलिए आप उसको, जानते वो तो अमेरिका ही बेचेगा उसको। उसने वो तो ट्रम्प जी ने स्वयं तय किया कि इस तेल की खरीद बिक्री मैं ही करूंगा, इसमें वेनेजुएला आप उसको कह दीजिए कि उनका वो 92वां स्टेट है जी, ठीक है, 52nd स्टेट ऑफ द यूएस, वो मान के चलिए। तो रशियन ऑयल में अभी क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा दर्शकों के लिए भी कि ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट 1-2 महीने आगे के होते हैं, तो अगर फरवरी मार्च में कोई शिपमेंट आ रहा तो उसको उल्लंघन न माना जाए, क्योंकि वो एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। अर्लियर डील पार्ट ऑफ वो डील इंप्लीमेंट भले ही हो जाए, आपकी इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो गई, लेकिन वो अगले 1-2 महीने तक हो सकता है शिपमेंट आए, तो उसको डील को उल्लंघन न माना जाए। उसके बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट यानी 7 फरवरी के बाद से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये माना जाना चाहिए। तो ये एक पार्ट थोड़ा सा एम्बिगियस है और इसके पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिपरकशंस भी हो सकते हैं। कृषि वाले डील में बहुत सारी चीजें तो इन्होंने बचा ली हैं। समझाइए मुझे, थोड़ा सा समझा दीजिए डील ये ऑयल पर ही कि रशिया से हमने बंद कर दिया, वेनेजुएला से खरीद रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई वेनेजुएला में सस्ता मिलता है, $40 बैरल के हिसाब से मिल रहा है, वहां 50-60 पे मिल रहा है। लेकिन फिर दूसरे मित्रों ने कहा कि भैया वेनेजुएला है कहाँ, हिंदुस्तान से 3 गुना ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा हमें? नहीं, पहली बात तो ये बात एकदम गलत है कि वहां $40 में मिल रहा है, ये जिसने भी कहा है गलत है। अच्छा, वहां $40 में नहीं मिल रहा है। दो तरह के विजय जी तेल होते हैं, एक जिसको हम लोग ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, एक होता है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। जो ब्रेंट क्रूड होता है उसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर होता है, तो अब भारत जो तेल खरीदता है उसमें ब्रेंट का हिस्सा ज्यादा होता है। ब्रेंट एक बेंचमार्किंग है, कोई एक बहुत पहले नाइजीरिया में ये तेल निकलता था जिसको ब्रेंट बोलते थे, और वो बहुत अच्छी किस्म का तेल होता है, लाइट स्वीट क्रूड होता है, उसमें सल्फर बहुत कम होता है, तो उसकी क्वालिटी की वजह से उसका बेंचमार्क, जैसे स्विस कॉटन में अब स्विट्जरलैंड वहां से इतना कॉटन नहीं आता है, स्विस कॉटन या इजिप्शियन कॉटन। अब इजिप्ट में इतनी खेती भी नहीं होती, अब यूएस में ज्यादा खेती होती है कपास, लेकिन नाम पड़ गया उसका क्योंकि बेंचमार्किंग हो गई, क्वालिटी डिफाइन।
एग्जैक्टली तो ब्रांड एक बास्केट है, उसमें ब्रांड की बेंचमार्किंग है। जो अमेरिकन तेल जिसको WTI बोलते हैं, वो वेनेजुएला वाला भी वो उसी में आता है, वो कंपेरेटिवली $2 कम होता है, लेकिन 40 नहीं है। अगर ये 65 है तो वो 63 होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, तो सस्ता वस्ता तो नहीं पड़ेगा, कॉस्टली पड़ सकता है आपको। इसलिए कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि वो दूर से आएगा, तो उसकी फ्रेट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा जी, हो सकती है वही एज कम्पेयर टू रशिया। यस, वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो वो तो तय है। तो यहाँ का एक तो डिस्काउंट जो भी $1-2-3 का बचा था, वो आपका जाएगा, और वहां दूर से आएगा तो फ्रेट कॉस्ट का हो सकता है। अब मे भी उसमें कोई एडजस्टमेंट वेनेजुएला कर ले या ट्रम्प करें कि भाई हमारा ही तेल आप लेंगे तो चलिए फ्रेट कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे, या जब शिप निकलती है वेसल तेल लेकर के तो उसका एक इंश्योरेंस होता है और वो बहुत कॉस्ट में पड़ता है। तो मान लो इंश्योरेंस हम बेयर कर लेते हैं तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं किया, इंश्योरेंस भी आपका कॉस्ट आपको बेयर करनी है और दूर से आएगा, फ्रेट कॉस्ट भी उसमें लगेगी, तो एज कम्पेयर टू थोड़ा सा महंगा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा वो हैवी क्रूड होता है, उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको रिफाइन करना भी सारी रिफाइनरियों के बस की बात नहीं है। उसको अच्छा, मतलब वो हैवी क्रूड ऑयल होता है, तो उसको हर रिफाइनरी में प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ज्यादातर में किया जा सकता है, लेकिन सारी रिफाइनरी प्रोसेस नहीं हो सकता वो। तो उसमें भी कुछ कुछ पर्टिकुलर जगहों पे ही उसका प्रोसेसिंग होगी। खैर वो चूंकि यूएस से आप बहुत सारा ऑयल ले लेंगे, जो वेनेजुएला नहीं, WTI जिसको डायरेक्टली लेंगे आप, तो वो होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉस्ट बेनिफिट आपका रशिया के साथ ज्यादा था, डिस्काउंट प्लस नजदीकी की वजह से। लेकिन यूएस के साथ आपकी डिस्टेंस प्लस कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। महंगा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात ये हो गई कि अब इसमें एक होप ट्रेड में जोड़ देता हूं, भी है कुछ नहीं लेकिन मैं जोड़ देता हूं। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन या किसी भी तरीके से सैंक्शन हटते हैं, तो ये फिर भारत के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा कि आप बगल के पड़ोसी देश हैं, ईरान बहुत दूर थोड़ी है, तो आप वहां से ऑयल ले पाएंगे जो भी आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहां सैंक्शन लगा हुआ है। तो आपका वो कॉस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये जब होगा तब देखा जाए वाली बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो अब वो एक पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये स्थिति बनेगी। और कोई $40 का वहां नहीं मिल रहा है, वहां पे सेम प्राइस पे मिल रहा चलिए ठीक है। है। अब जो बाकी डील है, मतलब जो बात हो रही थी, तो इसका मतलब कोई फायदा हमें वहां नहीं हो रहा। तो ऑयल में तो नहीं हो रहा है, ऑयल में हाँ, तो नहीं हो रहा है, ऑयल की बात करें, लेकिन अब दूसरी जगह जब आते हैं, जो बाकी की डील है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तो ये समझाइए, इतनी सारी चीजों में कहा कि भाई ये चीजें नहीं खरीद रहे, हम्म एग्रो प्रोडक्ट्स में या डेयरी प्रोडक्ट्स में, बड़ी लिस्ट हम्म सरकार ने दी है, लेकिन वो हम्म लिस्ट नहीं दी जो अमेरिका ने दी है कि भाई ये एग्रो प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ आएंगे। क्या तो समझाइए, नहीं बहुत ही गड़बड़ झाला लग रहा है मुझे। नहीं, मैं उसमें क्लियर करता हूँ। इस ये वाले पार्ट की जो डील है ना विजय जी, ये भारत ने अपने हिसाब से ठीक कर ली है, इसमें ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं लगती। जैसे जो भारत को और यूएस को गेन्स क्या क्या होगा, तो उन्होंने एक जो रेड लाइन बनाई ना भारत ने, कि जैसे डेयरी में है मिल्क, चीज, बटर, व्हीट, राइस, कॉर्न, मेज, पोल्ट्री और मीट, ये सब भारत में नहीं आएगा। तो ये सेव कर लिया उन्होंने। क्या आएगा वहां से? नट्स एंड फ्रूट्स आएगा। फ्रूट्स में भी एप्पल आएगा, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। ब्लूबेरीज आएंगी, बेरीज आएंगी, क्रेनबेरीज आएंगी, जो यहाँ बहुत ज्यादा होती नहीं है। और ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स आएंगे, जिनसे बहुत ज्यादा शराब वगैरह बनती है। बर्बॉन विस्की आएगी यूएस से। ये सब यहाँ फुल एक्सेस मिलेगा। और सोयाबीन नहीं, सोया ऑयल आएगा भारत में। तो एग्री में काफी कुछ इन्होंने बचाया। रेड लाइन जो डेयरी में बता रहा हूँ, वो इनके लिए काफी बेनिफिशियरी, पॉलिटिकली इनको काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है। यूएस एक्सपोर्ट जो इंडिया में आएगा ना, उसमें एलएनजी गैस के लिए होगा काफी। कोकिंग कोल जो बहुत ज्यादा आएगा यहाँ पे, और जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, तो वो एक होता है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी भारत की तरफ होते हुए दिखेगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है विजय जी, जो $500 बिलियन का ट्रेड आपको ओवर द 5 ईयर्स करना है। तो यानी $100 बिलियन हर साल आपको कम से कम होना चाहिए। तो आपका अभी हम लोगों का जो $200 बिलियन का ट्रेड होता है ये उसके साथ, वो 300 बिलियन और बढ़ना चाहिए, यानी $500+ बिलियन का ट्रेड आपका होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि 5 साल का पीरियड है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, वो मैनेजेबल है, वो हो सकता है। क्योंकि जब दोनों तरफ से एक्सेस खुल गया है, तो आपका ट्रेड डील वो अचीवेबल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आप वहां से लाएंगे वो सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ड्यूटी कम हो जाएगी, और उनको भारत में बेचना है तो वो ड्यूटी 0 करेंगे उसके लिए।
तो आप ये एक आरोप लगा सकते हैं कि वहां का माल यहाँ भर जाएगा, लेकिन काफी क्वालिटी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा और उससे आपको फायदा ही होगा। तो वो $500 बिलियन मुझे बहुत बड़ी चिंता नहीं लगती है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क मुझे जो लग रहा है कि इस पूरे सीक्वेंस में अदर देन ऑयल, इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जैसे डिफेंस में आपको चीजें काफी लेनी पड़ेंगी, एयरक्राफ्ट बोइंग से आपको लेनी पड़ेंगी। तो इंडिगो, एयर इंडिया जो ऑलरेडी बोइंग के साथ वो कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट में आपको काफी काम करना पड़ेगा। तो नेट नेट अगर मैं इस दोनों पार्ट को डील को देखूं तो थोड़ा सा वो भी झुके, थोड़ा सा हम भी झुके, और इसीलिए दोनों कह रहे हैं। देखिए, डील अनाउंस ही तब होती है जब दोनों अपने देश में बताते हैं कि देखो विन विन डील है। विन विन डील। तो विन विन डील कह सकते हैं आप। अब इसकी एक मोटी आलोचना ये हो सकती है कि अभी तक हम एवरेज 3% हमारा बैठता था टैरिफ, अब 18% बैठेगा जी। तो 18 जो है वो अपर लिमिट है। जब इसको आप एवरेज आउट करेंगे, यानी अलग अलग प्रोडक्टों में अलग अलग लगेगी, तो ये हमारे ख्याल में 9-10% से ऊपर एवरेज नहीं बैठेगा, क्योंकि 18 और जब 50 था तो वो 34 होता था एवरेज, क्योंकि हर प्रोडक्ट में 50% नहीं लग रहा था, तो उसका एवरेज 34 आया था। अभी 18 है, तो मेरे ख्याल में इसका एवरेज 9-10% आएगा, जो पहले 3 था। ठीक तो है, आप ये कह सकते हैं कि बढ़ तो गया है, उसमें लेकिन 10। कोई दो राय नहीं। जी। अच्छा, एक चीज और समझाइए कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने $500 बिलियन की बात कही, तो इंडिया और यूएस के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें अभी तक हम ट्रेड डेफिसिट पर नहीं थे। हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे। राइट। अब जो है हम ट्रेड डेफिसिट की ओर बढ़ सकते हैं, भले ही आज नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन एक तो वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और बिजनेस में हम ट्रेड डेफिसिट की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो हिसाब लगा के भी बताया कि कुछ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा। कैसे इसको आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि इससे डेफिसिट पे आएगा, क्योंकि अभी तो हम सरप्लस में है एज अगेंस्ट यूएस, और यूएस का डेफिसिट है। यूएस, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रंप ने जब आते ही पहली बार ये बात कही थी, तो ग्लोबली उनका एक ही कहना था कि डेफिसिट में मैं ट्रेड नहीं कर सकता आपके साथ, या तो इक्वल हो या मेरा अपर हैंड हो। तो हर देश ये कहेगा या तो इक्वल हो या अपर हैंड हो। तो आज हम सरप्लस में है, धीरे 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 हम आप इक्वल में जाएंगे। फिर ऐसा, देखिए एक्सेल शीट में डालोगे तो आप कहोगे हाँ 10 साल में हम डेफिसिट में जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। हमारा इक्वल ट्रेड ले जाने की संभावना पूरी है कि आप जितना उधर से लाएंगे उतना उधर देंगे भी। तो मुझे डेफिसिट की बजाय ये लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे बराबर ट्रेड होगा। और आपके पास भी यूएस का, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आलोचक लोग हैं ना उनको एक बात समझनी चाहिए। भारत एक बड़ा बाजार है जहां पे यूएस अपना माल बेचना चाहता है, और भारत के लिए यूएस एक बहुत अमीर ग्राहकों का मार्केट जहां हम अपना माल बेचना चाहते हैं। आपके यहाँ की जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनके लिए तो बम्पर गेन है कि आप यूएस में फुल एक्सेस आपको मिलेगा कि आप दबा के बेचो। और चूंकि बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान का भी रेट 19% है, तो आपके सारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हैं अब। तो इसलिए आपको ज्यादा वहां पे एक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्केल अप करने को मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपकी। तो ये फायदा देगा रादर की नुकसान के। अगर ये बना रहता तो नुकसान होता। तो मुझे लगता है ये आलोचना ठीक नहीं है कि भारत के एक्सेस को दिक्कत हो जाएगी। मुझे डेफिसिट नहीं लगता, मुझे लगता है इक्वल ट्रेड होगा। तो इक्वल ट्रेड के दो मायने हो सकते हैं जो मेरी समझ में आता है, आप उसको ठीक करेक्ट कीजिए। एक मायने तो ये होता है कि भाई जब इक्वल करेंगे उनका भी बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ जाएगा। एक राइट। तो ये होता है। दूसरा, इक्वल ट्रेड का मतलब होता है कि जो हम सरप्लस में थे उससे तो नीचे आ ही रहे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सरप्लस ट्रेड अब नहीं रख पाएंगे जी। तो मतलब भाई। ये तो फिर यूएस के फायदे की बात हुई ना। तो नो डाउट अबाउट इट, अगर आप ऑयल नहीं ले रहे हैं रशिया से और आपको यूएस से ऑयल लेना पड़ रहा है, 500 बिलियन का आपको ट्रेड करना है, और आप बहुत सारे अपने जो गेन्स है, जो सरप्लस है उसको कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनके फायदे में होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है कि आपके पास जो, ट्रंप की भाषा में कहूँ कि जो आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा के रख लिया था वापस करो, या अपनी भाषा में समझ दे कि भाई देखिए बराबरी का ट्रेड होगा। तो अब इसको दोनों नजरिए हैं देखने के कि आप पहले क्यों सरप्लस, आपने क्यों लगा रखा था। आपको आश्चर्य होगा, इसी ट्रेड डील के झगड़े के दौरान ही हमने कई वहां के कृषि उत्पादों में 30% का टैरिफ लगा दिया था। वहां के किसान, अमेरिका के किसान जो है चिल्ला रहे थे ये क्या है, तो वो अभी ट्रेड डील हुई नहीं, उन्होंने लगा दिया। तो इसीलिए आप ये एक तरीके कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेस गेन था वो चला जाएगा।
वो जा ही नहीं, रहा है, मतलब ठीक है, 500 इसको फिर बिलियन एक डॉलर और का। तरीके से इस पर भी मैं समझना चाहता हूँ आपसे, ये सब समझने के लिए मैं आपसे कर रहा हूँ जी कि जो आपने कहा कि एक्सिस 30% लगा रखा था, अभी कहा गया कि भाई ये 18% है, जिसको आपने एवरेज 10% कहा, ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारी चीजों को जीरो कर दिया है टैरिफ। भारत जो अमेरिका को सामान भेज रहा है उसपे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जीरो कर दिया ऑलमोस्ट, यदि इसको जीरो ना भी कहें तो कम कर। तो ये कैसे फायदे की बात है हमारे? नहीं, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें जीरो करी है। आपकी जेनरिक फार्मा ग्रेजुअली जीरो हो जाएगी, आपकी जो डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट आप बना के उनको सप्लाई करेंगे कल पुर्जे, वो जीरो हो जाएगा। ऑटो एंसिलरी के बहुत सारे प्रोडक्ट आपके जीरो हो जाएंगे। तो हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें वहां जीरो होंगी। ऐसा नहीं खाली हम उनके लिए जीरो करें, हमारे भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड वहां पे, और फार्मा हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। 18% का कैवेट उन्होंने लगाया ही है ना, लेकिन हमारा तो कोई ऐसी डील में नहीं है कि जहां पर 18%, 10%, 15% पर हो। नहीं 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 मोर नहीं और नहीं नहीं, शुरू करते हैं। देखिए 18% एक अपर सीलिंग है कि यहाँ तक ट्रेड लगेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जीरो ड्यूटी पे जाएंगे आपके, कोई ड्यूटी नहीं लगी उसमें। जैसे फार्मा का हमारा एक्सपोर्ट ही 30% है, मतलब टोटल रेवेन्यू का 30% फार्मा से आता है। उसमें से बहुत सारी जो दवाएं अमेरिका को चाहिए क्योंकि वो बनाते नहीं है, वो जीरो ड्यूटी पे जाएंगी वहां पे। तो हमको भी फायदा होगा, हमारी कंपनी को फायदा होगा। ऑटोमोबाइल में हो सकता है कि आपको जीरो मिलेगा। ड्यूटी, फार्मा को जीरो ड्यूटी पर देंगे तो ये तो अमेरिका का फायदा हुआ ना, कि वहां सस्ती दवा पहुंच रही है। तो हम भी, हमारी कंपनियों को फायदा होगा ना। पैसा कौन कमाएगा? हमारी कंपनियां कमाएंगी ना बेच के। अगर हम उनको कई कई प्रोडक्ट में उनका माल हमारे यहाँ जीरो ड्यूटी पे आएगा तो उनकी कंपनियां कमा रही हैं और हमको फायदा हो रहा हमारे यहाँ के लिए। हमारा प्रोडक्ट उनके यहाँ जाएगा तो वो लेवल प्लेइंग होगा। ऐसा नहीं कि हम उनके प्रोडक्ट को यहाँ जीरो ड्यूटी पे लाके बेचवाएंगे और हमको नुकसान होगा। वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचवाएंगे क्योंकि उनको भी जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड डील एक समय पे आपको दिखेगा इक्वल है। देखिए अब वो नहीं चल सकता कि वो 200 बिलियन कमाए और आप 500 कमाओ, दोनों 500 500 पे आएंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने कहा कि भाई एवरेज 10% पर आएंगे, है ना, तो एवरेज 10% पर आएंगे, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज पे 18% लग रहा है, मान लीजिए 15% लग रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको अभी भी ये नुकसान झेलना पड़ेगा? जैसे अभी भी बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ये 10-15, देखिए अभी शुरुआती दौर में तो आपके जो जितने भी टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, इन सब पे लगेगा 18%। किसी पे 15 लगे, किसी डिपेंड, वो प्रोडक्ट कैटेगरी कोडिंग के हिसाब से होगा, लेकिन आप 18 मान के चलो, जिनके बारीक ऊपर बात 18 है। लगे, ठीक है, 18 लगेगा इनके ऊपर। अभी तक तो ये 50 पे थे। अब देखिए वो 3% 5% वाला तो भूल जाइए आप, उसको तो आप हिस्ट्री मान लीजिए। अभी इस साल आप पिछले अगस्त से अब तक 50% पे काम चल रहा है, अब वो होगा 18। अगर ये डील 31 मार्च तक नहीं होती तो ये पूरा ईयर आपका 50% पे क्लोज होता, और सूरत और तिरुपुर में लाखों नौकरियां अब जाती है 31 मार्च को, क्लोजिंग के साथ ही वो बच जाएंगी। और आप देखिए, आप जो माल बाहर बेच रहे हैं वो कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। नुकसान ये था कि हम 50% ड्यूटी दे रहे हैं और बगल का देश जो सेम मार्केट में माल बेच रहा है वो 19% में बेच रहा है। अब वो हो गया लेवल प्लेइंग फील्ड। तो जो तिरुपुर में या कोयम्बटूर में या सूरत में माल बना रहा है वो उसी ड्यूटी दे करके, अब तो इसका नुकसान तो अमेरिकी कंज्यूमर को होगा ना। जो वो जेम्स एंड ज्वेलरी या जो कुर्ता पजामा या वो शर्ट खरीद रहा है, इसकी कीमत यूएस वाला चुकाएगा, हम थोड़ी चुकाएंगे। तो 18% देगा ड्यूटी और महंगा करके हम उसको बेचेंगे। तो नुकसान ये था कि बगल का देश कम ड्यूटी पे सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा था, अब वो बराबर हो गया है। तो इसलिए दिक्कत नहीं, तो इन सबको बहुत फायदा होगा और इससे अपने देश में नौकरियां बच जाएंगी जब तक चली जाती, क्योंकि अभी तक आप 50% दे रहे थे, अब बच गई आपकी। तो ये डील इस मायने में बहुत फायदेमंद है, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, खासतौर पर लेबर इंटेंसिव जो है, चमड़े वाले सामान, कपड़े वाले सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, मसाला, ये छोटे मोटे खाने पीने की चीजें, ये सब बहुत दिक्कत हो जाती है हमको। तो ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें लोगों की नौकरियां बहुत ज्यादा है, तो ये ठीक हो गया। लेकिन इसको यूं समझाइए मुझे कि ये जो 50% की बात सरकार भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, 50% से हम 18% पर आए, लेकिन ये तो कुल मिला के 6 महीने की कहानी है ना। ये साल भर की मान लीजिए, 8-10 महीने की मान लीजिए, उससे पहले तो हम इस स्थिति में नहीं थे ना। राइट। तो आपने 50 रुपए की चीज को 150 रुपए कर दिया था और अब आप 100 रुपए पे ले आए।
तो भी हम 50 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, ये समझाइए। नहीं, देखिए आप बहुत आसान तरीके से समझिए। आपने दिल्ली में एक कोई प्रोडक्ट बनाया, मैं इसको आसान तरीके से समझना चाहता हूं कि जो डील ट्रम्प के जो हुआ पहले टैरिफ, उससे पहले से हम कहां पहुंचे? मैं वही समझा रहा हूं। आप जो भी सामान अमेरिका को बेच रहे थे, पहले 100 रुपए बेच रहे थे, टैरिफ के बाद वो हो गया 150 रुपए। ठीक है, इसका दो लोगों को नुकसान है। भारत की कंपनी को, क्योंकि उसका प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है, तो कम बिकेगा या नहीं बिकेगा या जो भी होगा, और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अमेरिका का कंज्यूमर, क्योंकि वही प्रोडक्ट अब उसको 150 का मिलेगा। ये सिनेरियो थी। आप, हम और आप कंज्यूमर नहीं थे उस प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर यूएस का कंज्यूमर। ठीक है, अब वो 150 से घटा के हो गया 118। ठीक है, तो 18% जो बढ़ी हुई कॉस्ट है वो यूएस का कंज्यूमर बेयर करेगा, हम आप नहीं करेंगे। हमारी कंपनी जो अब तक 150 में नुकसान झेल रही थी, अब उसको सिर्फ 18 रुपए पे ही जो बेचना पड़ेगा माल, और इसकी कीमत अमेरिका का नागरिक चुकाएगा, हम नहीं चुकाएंगे। अब इसमें कहोगे आप कि हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा नुकसान क्या हुआ? अगर वो 150 ही बना रहता तो आपकी कंपनी बंदी के कगार पे आ जाती, क्योंकि माल ही नहीं बिकेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बगल का दूसरा दुकानदार 119 पे बेच रहा है और आप सेम चीज 150 बेच रहे हो, तो आपका धंधा बंद हो जाता। अब वो आ गया 118 पे, अब दोनों बराबर हो गए हैं। अब आपको माल बेचना है सेम, अपना डोमेस्टिक नहीं बेच रहे हैं आप बना के बेच रहे हैं एक ही मार्केट में। वो तो डोमेस्टिक वाला नहीं है, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन मतलब अब भी हम 100 रुपए का माल 118 में बेचेंगे। यस यस, अब वो टैरिफ देना है यूएस वाले को, लेकिन सर उसको देना है। नहीं वो ठीक है, लेकिन कोई आप ऐसा सुपर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट तो बना ही नहीं रहे जो मेरे को जरूरत हो अमेरिका में बैठ के वॉशिंगटन में कि नीरज जी की दुकान का ही 118 रुपए की शर्ट पहनूं मैं तो 100 रुपए की मिल जाएगी तो वो पहन लूंगा, जो वियतनाम बनाकर दे रहा है, जो इंडोनेशिया बनाकर दे रहा है। नहीं दे रहा ना वो, यही तो अभी तक वो दे सकता था। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अभी एक एजुकेशनल जवाब इसका देता हूं। किसी भी देश के एक्सपोर्ट में दो चीजें मैटर करती हैं, एक आपकी करेंसी और दूसरी ड्यूटी या टैरिफ। अगर आपकी करेंसी, जैसे अब यहाँ पे वो सवाल आएगा जिसका जवाब सुनना आप, अगर ड्यूटी किसी देश में ज्यादा है और हमारे यहाँ कम है तो हमारा एडवांटेज है। उल्टा था कि हमारी ज्यादा थी उनकी कम थी, हम जो माल बेच रहे हैं उसकी कीमत दो चीजों से तय होती है। कच्चा माल लगभग सबका एक जैसे है, उस पर ड्यूटी कितनी लग रही है और आपकी करेंसी क्या है। आपका रुपया मजबूत नहीं कमजोर हो रहा है, ये हमारे लिए फायदे की बात है। यही मैं शो में समझाता था और लोग मुझे गरियाते थे, ट्रोल करते थे कि ये पता नहीं कहां से ज्ञान लेके आए कि रुपया वीक हो रहा है तो अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव हो गए मार्केट में। तो जो शर्ट हम बना के 300 रुपए की बेचेंगे वॉलमार्ट को, वही चीज बांग्लादेश 305 में बना पाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे एडवांटेज। फॉरेन ट्रेड इज डिपेंडेंट ऑन ड्यूटी एंड करेंसी, उसका इनपुट कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती सबकी। ठीक जी। अब एक चीज और समझनी थी कि बहुत सारे लोग बोले चाइना और भारत के रशिया ऑयल को लेकर एक ही तरह की बात है, लेकिन अमेरिका ने चाइना पर कोई इस तरह की कंडीशंस नहीं अप्लाई की है उसको लेकर, क्या ऐसा ठीक है? हाँ, ऐसा क्या चाइना, हाँ चाइना के ऊपर एडिशनल नहीं लगाया था। चाइना के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि चाइना के ऊपर जब भी उन्होंने कोई एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही है तो उन्होंने उस रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया अमेरिका, तो अमेरिका डर गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो रशियन ऑयल वाला 25% ये सिर्फ हमारे ऊपर लगा था। जी, हमारे ऊपर लगा है। अब एक चीज और समझाइए कि ये जो ट्रेड डील होती है ये कॉमर्स मिनिस्टर करते हैं या अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर करते हैं? सर देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से तो कॉमर्स मिनिस्टर और राजेश अग्रवाल जी जो कॉमर्स सेक्रेटरी शायद, उन्होंने ही ये डील नेगोशिएशन किया। मुझे लगता है फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें थोड़ा बहुत अपना इनपुट दे देती है, लेकिन डील तो पीयूष गोयल जी की मिनिस्ट्री करती है। हाँ, तो जब फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं भाई ये बात आप सवाल का जवाब पूछिए पीयूष गोयल जी से, और पीयूष गोयल जी कहते हैं कि आप एस जयशंकर से पूछिए, तो किससे पूछना चाहिए सर? नीरज जी से पूछता हूं मैं। सर मैं भी यही सोच रहा था कि मैं ये सवाल किससे पूछूं, क्योंकि अब मैं तो पीयूष गोयल जी मिल जाए तो मैं पूछ भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि तो पहले बता चुके हैं, मुझसे मत पूछो, जयशंकर जी से पूछो। अब जयशंकर जी का नहीं, इसमें देखिए पीयूष गोयल जी को सब पता होगा, क्योंकि कॉमर्स, देखिए
ऑयल जो है पार्ट ऑफ डील है, पार्ट ऑफ इट। लिखा हुआ है उसमें ट्रम्प की ट्वीट में। उस यस, जो एक आपने जो मैंने तो अलग प्रेस से रिलीज जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की भी है देखा है, उसमें भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी देखा है एग्जैक्टली यूएस। आई थिंक जो पूरा डिटेलिंग है उसमें पॉइंट नंबर 7 है, उसमें यही लिखा हुआ है। अब वो डील का पार्ट है, पता नहीं पीयूष गोयल जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा, आई इसको डोंट मैं अंडरस्टैंड। कॉमन मैन जी। की तरह से, मेरे जैसे आदमी की तरह से समझू कि जब आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते और आप कहते हैं इनका जवाब उनसे पूछो, तो क्या मेरे मन में शक होना वाजिब नहीं है कि भाई बिल्कुल कुछ है, तो मामला गड़बड़ है? बिल्कुल है वाजिब भाई। अरे जब लिखा है तो उसको बताने में क्या दिक्कत, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही बात। हाँ, वो या तो तो करना ही, खारिज कर पेश दीजिए ये करना है, गलत लिखा हुआ है वो। पेश करना है ना आपको। भाई मैं ये मानता हूं कि जो ट्रम्प ने अपने ट्वीट पे लिखा सब कुछ, उसका किसी ने खंडन नहीं किया, तो जो लिखा है मैं तो वही मान लूंगा ना फिर। नहीं, वो तो जब लिखा जाता है तो वो तो फिर मान ही गया है ना, क्योंकि उसको मैं ऐसा नहीं हाँ मान रहा कि एक तरफा लिख दें, बोलने में एक तरफा बोल सकते होंगे, हाँ लिखा हुआ लेकिन है वो जब तो। लिखा जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखा जा रहा है या डील लिखी जा रही है, तो एक छोटा सा सवाल और है, थोड़ा सा अलग है कि अभी ये ट्रेड डील के दौरान इंडिया के मैप में पीओके और अक्साई चीन को दिखाया यूएस के ट्रेड मार्केट की तरफ से। अब यहाँ पर हम सब लोग बहुत खुश हैं कि भाई अब यूएस ने भी ये मान लिया है कि पीओके और अक्साई चीन हमारा हिस्सा है। हालांकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कंट्राडिक्ट भी नहीं किया है, तो इसको भी कुछ आप देखते हैं, इसका कोई मायने है? क्यों ऐसा किया गया कि मैप में उसको अक्साई चीन को और पीओके को शामिल किया गया, इंडिया रेड लाइन से डॉटेड डॉटेड करके? हाँ वो मैंने देखा है, मे बी स्ट्रेटेजिकली वो लोग इसको थोड़ा सा देना चाहते हो तवज्जो, बट चूंकि बहुत ज्यादा डीप इसमें ना तो उन पे डिटेलिंग है, तो इस पे कोई गेस करना मुझे लगता ठीक नहीं होगा। लेकिन हो सकता है इसके पीछे उनकी कोई बात हो, रणनीति हो, या डिप्लोमेसी में कई चीजें इशारे में कही जाती हैं, तो माइट बी समथिंग। आई एम नॉट प्रिवी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। चलिए, आखिरी सवाल कि क्या जो सैम अंकल है उनका गुस्सा अब खत्म हो गया, यूं मालूम है? सर ये तो ना, ये आपने जो ट्रिलियन बिटकॉइन को क्वेश्चन पूछा है ना, ट्रम्प साहब जो विम्सिकल मैन है वो आज शाम को अगले घंटे में क्या बोलेंगे इसको आप नहीं कह सकते। ना ना नहीं कह सकते। ना, नहीं, एकदम जब नहीं। हमने उनकी सारी बात मान ली है कि भाई ये है, बताई नहीं हो लेकिन तो मान तो वो ली। देखिए हमने मान ली उनकी सारी बातें, ट्रेड डील हो गया, मेरे ख्याल में साइन भी हो जाएगा मार्च में, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस बात से कभी नाराज हो जाए। वो शादी वाले फूफा जी हैं, पता नहीं किस बात पे नाराज हो जाए, पता ही नहीं है। ट्रम्प फूफा कभी भी नाराज हो सकते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा है कि आपको लगेगा यार ये इस पे भी कोई नाराज हो सकता है क्या। हाँ, तो इट्स अनप्रिडिक्टेबल। वो कभी भी किसी चीज को डील का उल्लंघन बता सकते हैं हाँ। कि नहीं हमने तो ऐसा बोला था, आपने ऐसा क्यों किया, और वो कौन सी अपनी लिखी हुई बात को कहेंगे नहीं यही सही था। वो तो अपने ट्वीट को 20 बार बदल सकते हैं। रिस्की जोन है शादी के ट्रम्प का फूफा में मामला। और ट्रम्प साहब के गुस्से में फर्क केवल इतना सा कि शादी के फूफा नाराज भी हो जाते हैं तो भी शादी रुकती नहीं। यहाँ यहाँ थोड़ा रोक देते हो काम, मतलब वहां यहाँ तो यहाँ के एकदम फूफा अड़ जी जाती है, नहीं थोड़ा सा जो है ना। पहले मुझे मनाओ उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा। जी तो मतलब कुल मिलाकर हम समझते हैं कि ठीक ही हुआ है आपके हिसाब से, क्या कि जब धंधा मेरे करते हिसाब हैं से इंडिया ने एक अच्छी डील की है, नो डाउट, उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। डील एक बढ़िया की है सरकार ने, और हम लोगों को जितना डर लग रहा था उतनी खराब डील नहीं हुई है। केवल वो एक ऑयल वाला है तो वो होना ही था, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल अलग सवाल के एग्रीमेंट। तौर पर भारत उस अमेरिका के आगे नहीं झुका है, ये कह सकते नहीं हैं। झुका है भारत, झुका नहीं मानता मैं। देखिए एक चीज, अब इसमें इंटरप्रिटेशन वाली बात है, लोग बहुत डिसएग्री करेंगे। मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए रशिया के साथ आपने ऑयल मना ही कर दिया, नहीं बता रहा लेकिन कर दिया आपने कि हम नहीं लेंगे ऑयल, तो ऐसा नहीं कि उससे रशिया बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा और एकदम गुस्सा हो जाएगा। पॉलिटिकली उसके डिप्लोमेटिक रिपरकशंस होंगे, नो डाउट होंगे, लेकिन किसी और तरीके से उसको कंपनसेट भारत कर सकता है वहां पे। ऐसा थोड़ी कि आप हम चाइना से रशिया से आप कोई चीज खरीदेंगे नहीं, ये बैन नहीं है। आप ऑयल नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, तो ये एक हो सकता है। चाइना ले ही रहा है रशिया का ऑयल, और अगर युद्ध बंद हो गया जिसके लिए आपने ये तेल रुकवाया है, अगर कल को रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया, तब तो ये फिर हम खुलेआम हो जाए ना, फिर भी हम ले सकते हैं वहां। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल मार्के की कही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती कूद रहे हैं, ये तो रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म ही होने वाला था। तो एक तो 50% की बात नहीं थी, ये तो 25% पर है, मतलब वहां पहुंच ही गया है अमेरिका कि रूस और यूक्रेन का खत्म हो जाए, तो 25% ही रहता।
तो 25% से 18 पर आया हुआ। राइट। तो नहीं, तो जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो इस सैंक्शन की वैलिडिटी फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप फिर नहीं कह सकते कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। फिर तो हम खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? अच्छा, क्योंकि उस सैंक्शन का कंडीशन क्या है ना कि आप उस युद्ध को फाइनेंस युद्ध का करिए। फायदा हो रहा है। तो जब युद्ध ही खत्म हो गया तो अब कहेगा फायदा, फिर तो हम लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन है। अभी नहीं, फैक्चुअली हम लोग बात करें, पॉलिटिकल डिसीजन के तौर पे भारत नहीं झुका। नहीं जो बिजनेस के तौर पर आपकी बात को मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस के तौर पर हमने एक विन विन डील की है या ठीक सी डील की है, कोई नुकसान वाली यस, डील नहीं। कुल नुकसान मिलाकर वाली, ये यस बिल्कुल सही। है ना। और सैम नहीं, अंकल फिलहाल नाराज नहीं है, फिलहाल वो खुश हैं। फिलहाल खुश है। शायद अंकल फिलहाल खुश हैं। चलिए सर, आज इसी पर चर्चा हम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से आपने इसको डील को समझाया है। और इससे भी बारीक अगर आप इस डील को पूरा समझना चाहते हैं तो नीरज वाजपेयी जी के साथ द एंड शो पर देखिए, और जो उसके फिनिश हैं, उसकी जो बारीकियां हैं वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो शो बड़ा हिट है और उस पर बहुत बारीक बारीक बात होती है। यहाँ तो फिर वही मैं कहूंगा कि वो मुझे समझाने के लिए मोटी मोटी बात करते हैं कि भाई जितनी मेरी अकल में पड़ जाए समझा दो। चलिए सर, जाते जाते आप एक पंच दे के ही जाते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि बिल्कुल। आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नीरज जी की तरह से आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।